हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी निधि। हम देख रहे हैं हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2015 का जीएस पेपर 1 डिस्कशन, और जिसमें आज हम देखने वाले पार्ट 5। और इसमें हम कवर करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूपीएससी प्रीलिम 2017 के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हमारे कौन से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आसाम एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, आसाम एंड गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ना हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, मतलब ये सीक्वेंस जो है वो देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने मैप भी प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखिए, ये गुजरात जो है वो वेस्टर्न मोस्ट हो गया और अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्टर्न मोस्ट हो गया। आसान क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल स्पेल आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, ये जो डीपीएसपी है ये हमारे यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आई, इसके लिए मतलब प्रिंसिपल्स है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा हो गया। नेक्स्ट इज द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, मतलब डीपीएसपी जो है ये एनफोर्सेबल नहीं है, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। और हमें पूछा है कौन से करेक्ट है। तो ये बात जो है ना, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये बात इसके बारे में सही है। आई थिंक आर्टिकल 39 में इसका जिक्र है। और ये भी, ये जो बात है डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है कि कोर्ट में, तो ये जो बात है ये बात भी सही है। प्रीएम्बल हमारा प्रीएम्बल डीपीएसपी ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन जो सिर्फ हमारे एनफोर्सेबल है वो है फंडामेंटल राइट्स। ऑलराइट, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है कोर्ट में। तो इसका सेकंड फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाता है सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है जी हाँ, आर्टिकल 39B और 39C जो है यहाँ पे हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63 नंबर क्वेश्चन। द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज, मतलब हमारा जो इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको है। तो ऑप्शन दिए गए, कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या फिर स्टील प्रोडक्शन। तो ये जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो हमें पता ही होनी चाहिए। तो इसमें से भी सबसे हाईएस्ट वेटेज किसके लिए अवेलेबल है, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ 10% वेटेज जो है वो प्रोवाइड किया है, बाकी जो है उससे कम है स्टील, कोल एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 84 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज अ यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद द फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स इन द रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन जो है वो पाया जाता है। तो हमने ये रिसेंटली एनवायरमेंट की सीरीज में भी देखा था। तो ये जो है फ्लोटिंग वेजिटेशन ये पाया जाता है किबुल लामजाओ। ठीक है, किबुल लामजाओ जो है, ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यहाँ पे ये पाया जाता है। और फ्लोटिंग वेजिटेशन जो है इसका नाम भी है फुमदीज। ठीक है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फुमदीज फ्लोटिंग वेजिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 80, यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन 85 चाहिए, यहाँ पे ये 85 नंबर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनआईएफ, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए, फर्स्ट क्या है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये सबसे पहले तो ऑटोनॉमस बॉडी है ये एनआईएफ, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हम गेस कर सकते हैं कि ये इनोवेशन के रिलेटेड है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होगा, लेकिन ये ऑटोनॉमस बॉडी है या नहीं ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एनआईएफ इज एन इनिशिएटिव to strengthen the highly advanced scientific research in India's premier scientific institution in collaboration with highly advanced foreign scientific institution। ठीक है, मतलब ये सबसे पहली बात किसके लिए काम करता है, हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ऐसा ये एनआईएफ है। और इनके कोलैबोरेशन से, कौन से, हाईली एडवांस फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन के साथ ये काम कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये जो बात है ना कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, जी हाँ ये बात सही है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंडर आती है, ये बात सही है। लेकिन ये जो है ना, सबसे पहली बात, ये हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इसके लिए काम नहीं करता। ये हमारा ग्रीन रिसर्च जो है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसके लिए काम करता है। एनआईएफ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वर्क्स फॉर किसके लिए, ग्रीन इनोवेशन। ठीक है, ग्रीन इनोवेशन के लिए काम करता है। और साथ ही साथ ये जो बताया गया कि कोलैबोरेशन किसके साथ, हाईली जो हमारे मतलब हाईली एडवांस फॉरेन साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशन, इनके साथ ये काम नहीं करता। ये जो काम करता है ना, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सर्टन, कहाँ पे है ये, आई थिंक यहाँ पे कुछ फार्मर्स वगैरह, जो कोई भी लोकल लोग जो होते हैं ना, इनकी हेल्प से ये करता है। ठीक है, ये मुझे अभी के लिए यहाँ पे पढ़ने को मिल नहीं रहा, आप चाहे तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लीजिए। हम देखते हैं इसका आंसर हो जाता है ए, दैट इज 1 करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, फार्मर्स, मैकेनिक्स, आर्टिशियंस एंड अदर थ्रू देयर ओन जीनियस विदाउट एनी रिसीव प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। ऑप्शन ए जो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव
इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। मतलब अगर हमने जरूरत से भी ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज हमारे एग्रीकल्चर में किया तो क्या क्या हो सकता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कैन ऑक्योर। मतलब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका बहुत भारी मात्रा में प्रसार हो जाएगा, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सॉइल कैन टेक्स प्लेस। मतलब सॉइल की एसिडिटी जो है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज लीचिंग ऑफ द नाइट्रेट्स टू द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में जो नाइट्रेट्स है उनकी लीचिंग, मतलब ये नीचे चले जा सकते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसके सेकंड और थर्ड जो ये बात इसके बारे में डायरेक्टली सही है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना प्रोलिफरेशन, जी देखिए अगर मतलब एक बार अगर नाइट्रोजन ये जो फर्टिलाइजर्स यूज किए और अगर उनका मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर उनका प्रसार हो गया तो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना हमारे जो फार्मर्स हैं उनको कि बार बार यूज करे। मतलब ऐसी हो जाएगा कि अगर एक बार हमने फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को यूज कर दिया तो उनका अच्छे से प्रोलिफरेशन हो गया, प्रसार हो गया, तो बाद में इन फर्टिलाइजर्स का यूज ही करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब ऐसी बात तो नहीं ना हो सकती। मतलब ये फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट हो गया। 2 और 3 जो है ये इसके बारे में सही है। तो आंसर जो है वो सी, दैट इज 2 और 3 ओनली। वन स्टेटमेंट जो ये एब्सर्ड है, जैसे कि हमने कहा इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर डजंट लीड टू मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फील्ड। इट if it did, just one dose of fertilizer would make farm nitrogen rich for the years together। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसके बारे में, और साइट जो है हमारी कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है ये मैं बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड साइट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। ठीक है, ये IUCN जो है ये यूएन की बॉडी है। नेक्स्ट इज साइट जो है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ द फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब IUCN क्या काम कर रहा है, तो सबसे पहले ये बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स प्रोजेक्ट्स चलाता है, किसके लिए, टू बेटर मैनेज द नेचुरल एनवायरमेंट, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज साइट इज अ लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव जॉइंड इट। मतलब साइट जो है वो लीगली बाइंडिंग है। नेक्स्ट इज बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। ठीक है, मतलब ये लीगली बाइंडिंग तो है लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कोई एक कानून है, मतलब दोनों साइट में भी एक कोई तो बात है और हमारे देश में भी एक कानून है, तो हमारा देश का जो कानून होगा ना ये अपर हैंड होगा इससे बजाय साइड के, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो IUCN जो है ना ये यूएन की बॉडी नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गन नहीं है यूएन का। मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट हो गया तो डायरेक्टली हमारे 3 ऑप्शन चले जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको ये एक बात पता होगी कि IUCN जो है ये यूएन के ऑर्गन नहीं है तो भी हमारा यहाँ पे बाकी हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब हमारा डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 2 और 3 जो ये बात सही है। तो देख लीजिए IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, ये बात सही है। एंड साथ ही साथ साइट जो है ये लीगली बाइंडिंग है स्टेट पे, और ये मतलब इसको अपर हैंड नहीं होता, जो नेशनल लॉज होते हैं इनको अपर हैंड होता है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट। ये 2 और 3 जो ये बात सही है। तो आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिया, आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ द शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय। ठीक है, जो हमारी MSP जैसी FRP जो है ना, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन, ये किसके द्वारा अप्रूव की जाती है। ठीक है, अप्रूव यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, दैट इज CCEA। नेक्स्ट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, मतलब CACP। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ये DMAI जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ये काम करता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ठीक है, मतलब APMC द्वारा। तो देखिए ये जो है ना सबसे पहली बात, ये रिकमेंड कर दी जाती है CACP द्वारा, लेकिन अप्रूव जो हमें पूछा है अप्रूव ये की जाती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। ठीक है, A है इसका आंसर। और कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये देखिए यहाँ पे भी हमने वही बताया, CACP रिकमेंड करता है, जो अप्रूवल का काम है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर करती है, फाइनली अप्रूव्स इट। और ये जो हमारी CCEA जो होती है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखिए इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। जो हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है, करंट जो है ना हमारे करंट्स,
तो इसमें से इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है इसका ईस्टवर्ड फ्लो इसमें से क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा ये मतलब किससे ये एक्सप्लेन हो सकता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, ये यहाँ पे दो करंट जो है वो कन्वर्ज होते हैं, इस वजह से ये ईस्टवर्ड में फ्लो होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन द सलाइनिटी ऑफ वाटर, सलाइनिटी ऑफ वाटर इक्वेटर और बाकी रीजन में अलग अलग होती है, इस वजह से यहाँ पे ईस्टवर्ड फ्लो होता है। नेक्स्ट इज ऑक्यूरेंस इन द बेल्ट ऑफ काम नियर इक्वेटर, ऑक्यूरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर इक्वेटर, मतलब यहाँ पे एक बेल्ट तैयार होता है, इसी वजह से ये ईस्टवर्ड फ्लो में मूव हो जाता है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका आंसर जो है ना वो ये है बी, दैट इज कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन में आके जो हमारे करंट्स है ना, मतलब एक नॉर्थ पोल से आता है जो साउथ पोल से आता है, इनका यहाँ पे कॉन्वर्जेंस हो जाता है, और इनका कॉन्वर्जेंस हो जाने की वजह से ये जो हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट है ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो बी है इसका आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्या बताया गया, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम्स एंड उनके लोकेशन, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम और उनके लोकेशन, और हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए फर्स्ट क्या है, श्रीशैल्यम और नल्लामला हिल्स, तो ये बात सही है, श्रीशैल्यम जो है वो नल्लामला हिल्स पे है। नेक्स्ट इज ओमकारेश्वर सातमाला हिल्स, जी आई थिंक ये इनकरेक्ट है। ओमकारेश्वर जो है ना ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, और ये महादेव कुछ तो ऐसी नाम का हिल्स है, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, ये सेकंड इनकरेक्ट है। पुष्कर जो है ना ये महादेव हिल्स में नहीं, महादेव हिल्स ये भी मध्य प्रदेश में है, और पुष्कर जो है हमारा ये राजस्थान में, आप जानते होंगे, तो थर्ड इनकरेक्ट है। फर्स्ट जो है ये बात सही है, तो डायरेक्टली थर्ड इनकरेक्ट है, तो हमारा बी सी और डी डायरेक्टली चला गया, हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वन ओनली, ठीक है, श्रीशैल्यम नल्लामाला हिल्स में, ये बात सही है। पुष्कर जो है ये राजस्थान में, और ओमकारेश्वर ये जो है मनधाता ये इस हिल्स में मध्य प्रदेश में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 91st नंबर, विथ रेफरेंस टू दी रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में दिया गया, तो देखिए रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, ठीक है, ये जो रॉलेट एक्ट बनाया गया था ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, तो सेडिशन कमेटी द्वारा। नेक्स्ट इज रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग, मतलब इसमें गांधी जी ने इसको यूटिलाइज करने की प्रयास किए थे होम रूल लीग के, तो सेकंड स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन जो हुए थे साइमन कमीशन के ये रॉलेट सत्याग्रह के साथ कोइंसाइड हुए थे, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो जी साइमन कमीशन कब आया था, ये तो लेट आया था ना, 1925 या 27 के वक्त कुछ तो ये साइमन कमीशन आया था, और रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कब हुआ था, तो 1990s 20s में कुछ तो हुआ था ना, मतलब तो ये बात जो है ये हुआ क्या था कि बेसिकली ये जो है ना ये इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट है, ये बात जो है सेडिशन कमेटी ये तो फर्स्ट मतलब थर्ड इनकरेक्ट हो गया, तो डायरेक्टली हमें वन जो है वो तो करेक्ट है ये पता चल जा रहा है, बस हमें टू जो है ये पता होना चाहिए। तो ये जो है ना बात रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज होम रूल लीग, तो ये जो बात है ये इसके बारे में सही है, तो हमारा आंसर हो जाता है 1 and 2 करेक्ट, ठीक है, बी है इसका आंसर डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 92 नंबर क्वेश्चन, among the following which were the frequently mentioned in the news for the outbreak of Ebola virus recently, मतलब क्वेश्चन है बेसिकली ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और इसमें हमें बताना है कि इबोला वायरस जो था इस वजह से कौन से देश जो थे वो न्यूज में थे, तो सीरिया एंड जॉर्डन नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज जीनिया, सीरिया लियोन एंड लिबेरिया, जी हाँ यही इसका आंसर है, इबोला जो था ये इसी रीजन में उस समय आउटब्रेक हुआ था इबोला का, जीनिया या फिर इसको गिनिया भी कुछ लोग कहते हैं, जीनिया, सीरिया लियोन एंड नेक्स्ट इज लिबेरिया। तो देख लीजिए यहाँ पे ये अफ्रीका के वेस्टर्न एंड में, ठीक है, वेस्टर्न एंड में अफ्रीका के जीनिया, सीरिया लियोन एंड लिबेरिया, ठीक है, तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फ्लाई ऐश जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो याद रखिए फ्लाई ऐश जो है ना ये इस साल भी न्यूज में है, तो अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लाई ऐश जो है वो यूज की जा सकती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, मतलब ये जो है इसको यूज रिप्लेस कर सकती है, पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसके रिप्लेस कर सकती है, ऐसा फ्लाई ऐश, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ओनली एंड इट डजंट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स, ठीक है, तो जी हमने जैसा कि कहा ओनली, ऑल, लाइक, ऑल वाइज, जो ये से जो क्वेश्चन जो ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना इनको अच्छे से पढ़ना होता है। अक्सर ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना ओनली वगैरह ये गलत ही होते हैं, और यहाँ पे भी ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे
कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है ऐसा कहा गया है, लेकिन जी हाँ आर्सेनिक या फिर बेरिलियम वगैरह ऐसे कुछ टॉक्सिक एलिमेंट जो होते हैं वो फ्लाई ऐश में हो सकते हैं। तो 1 एंड 2 इसके बारे में ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट जो ये बात गलत है। हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए आर्सेनिक है, बेरिलियम है, कैडमियम, बेरियम, ऐसे बहुत ढेर सारे जो कुछ पार्ट है ना। सबसे पहले तो ऐश है ना, तो ऐश में तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, मतलब ये हम ऐसे डायरेक्टली कह नहीं सकते कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल इसमें नहीं होगा, ठीक है, फ्लाई ऐश। और ये रिसेंटली न्यूज में भी था, क्योंकि अपनी पहली फ्लाई ऐश पॉलिसी जो है वो एक स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया। अगर आप उस स्टेट का नाम जानते हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। देखते हैं हमारा 95th नंबर का क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द डुगोंग द मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो डुगोंग जो है एक मैमल है ये, तो इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज एन हर्बीवोरस मराइन एनिमल। ठीक है, डुगोंग जो है ये सबसे पहले हर्बीवोरस है और मराइन एनिमल है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए जैसे ओनली है ना, ऐसा ये ऑल एंटायर इन पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, एंटायर कोस्ट मतलब हमारे पूरे कोस्ट पे ये पाया जाता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये जो है हमारा डुगोंग, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में इसको मतलब प्रोटेक्शन का प्रावधान कर दिया गया है। शेड्यूल 1 मींस क्या, तो सबसे बहुत ही ज्यादा इनको प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और वर्मिन्स, ऐसे 5 शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 ये इंपॉर्टेंट है, और वर्मिन्स में जो होते हैं उनको मार दिया जा सकता है, ऐसा ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डुगोंग जो है ये हर्बीवोरस है, ये मराइन एनिमल है, ये बात सही है। ये एंटायर कोस्ट पे हमारे नहीं मिलता। ठीक है, गुजरात मतलब हमारे वेस्ट कोस्ट जो है ना वहां पे अक्सर ये मिलता है, पूरी रीजन में तो वो भी नहीं है, लेकिन वेस्ट कोस्ट, अंडमान निकोबार यहाँ पे ये मिलता है, लेकिन हमारे ईस्ट कोस्ट में ये नहीं मिलता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो देखिए सेकंड इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे 2 ऑप्शन चले गए, 1 एंड 3 एंड 3 ओनली। तो ये जो है 3, ये बात इसके बारे में सही है, और साथ ही साथ डुगोंग जो है ये हर्बीवोरस है और मराइन जो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर है सी, दैट इज 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। ये देखिए गल्फ, गुजरात, कच्छ, तमिलनाडु कोस्ट एंड पाल बे एंड अंडमान निकोबार, यहाँ पे ये मिलता है, पाल बे में है, लेकिन यहाँ पे मतलब पूरा जो हमारा रीजन है यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, ये पूरा रीजन में नहीं मिलता, तो यहाँ पे है ये, और ये जो है ये डुगोंग है, डुगोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 95th नंबर क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे कोलोनियलिज्म के क्रिटिक कौन थे, सबसे पहले क्रिटिक इनमें से कौन थे, ऐसा ये क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, दादा भाई नौरोजी। तो आप तो जानते हैं इन्होंने क्या ड्रेन ऑफ नेशन या तो कुछ ऐसे, अभी मैं बुक का नाम भूल रहा हूँ, देखिए कभी कभार ऐसे मतलब हो जाता है, इतना बोलना है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऐसे कुछ तो बुक का नाम था। तो ये तो है, मतलब ये जो है वो क्रिटिक थे हमारे कोलोनियलिज्म के, तो ये बात तो सही है, मतलब एक ऑप्शन जो है हमारा कट गया। नेक्स्ट इज जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये बात भी सही है, और आरसी दत्त ये बात भी सही है, मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों बार इसके बारे में सही है। तो आंसर जो है वो सी, डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 करेक्ट। ठीक है, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, रानड़े, गोखले, जी सुब्रमण्यम एंड अय्यर, ये जो है ये सभी जो थे वो इनिशियल हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म को मतलब फाउंडेशन देने के, और एंटी इंपेरियलिज्म इन्होंने ही हमारे यहाँ पे मतलब जो कॉन्सेप्ट था ये लाया था। एंड ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी ये इन्होंने ही स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स पीरियडिकली। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये हर साल किसके द्वारा, हर साल ही पीरियडिकली होगा, हर साल किसके द्वारा लाया जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, यूरोपियन बैंक नहीं है, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा नहीं है, ये लाया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, याद रखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस लाया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। When a Reserve Bank of India reduces the SLR by 50 basis point, which of the following likely to happen? मतलब अगर आरबीआई ने एसएलआर जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया, ठीक है, मतलब आधे परसेंट से कम कर दिया, तो इनमें से क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, मतलब हमारा जीडीपी रेट जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और ये हम बता सकते हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आरबीआई ने हमारे यहाँ पे मतलब सिर्फ एसएलआर कम कर दिया और हमारा डायरेक्टली जीडीपी बढ़ गया, ऐसी तो होगा नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। जी एफआईआई का और एसएलआर का कोई रिलेशन हो सकता है क्या? जी नहीं है, इसका भी कोई रिलेशन, मतलब ये स्टेटमेंट जो ये भी सही है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स। ठीक है, तो ये बात हो सकती है कि जो बैंक्स है ना उनको अभी आरबीआई के पास मतलब जो हमें इनको एसएलआर जो है वो कम मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 0.5 बेसिस से कम हो गया तो एसएलआर कम मेंटेन करना पड़ेगा। कम मेंटेन करना है तो इनके पास पैसे ज्यादा आ सकते हैं, तो ये मतलब कुछ जो है वो लेंडिंग रेट कम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लोगों को
अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए, तो सी हो सकता है। नेक्स्ट इज इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी इन टू द बैंकिंग सिस्टम, मतलब ये लिक्विडिटी को कम करेगा, ऐसा ये स्टेटमेंट है। जैसा कि अभी हमने इसके एक्सप्लेनेशन में कहा कि आरबीआई मतलब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लिक्विडिटी कम कैसे होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी ना उल्टा, तो मतलब डी जो है ये अपोजिट हो गया, तो इसका आंसर डायरेक्टली है सी, दैट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स। ठीक है, ये मे जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये नहीं करते अक्सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा 98 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये मैं बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब जहां पे टारगेट का कौन सा है हमारा टिश्यू या फिर ऑर्गन, कौन सा जो कोई भी टारगेट है वहां पे डायरेक्टली नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ड्रग जो है वो डिलीवर किया जा सकता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये हो सकता है ना, मतलब ये बात सही है। नेक्स्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू दी जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, और ये भी सही है इसके बारे में। तो हमारा आंसर जो है वो सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया मार्केट्स इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय, तो कौन से एक्ट के मतलब कौन से एक्ट की वजह से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं, तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये मतलब एक्ट जो था ये उस समय न्यूज में था, इस वजह से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया और ये एक्ट बता दिया, तो बहुत लोगों को यही लगा था कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं था। ठीक है, ये एक्ट उस समय न्यूज में था लेकिन ये इसका आंसर नहीं था। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट। ठीक है, ये मतलब स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है एपीएमसी एक्ट के दौरान, एपीएमसी एक्ट के साथ। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937, ये एक्ट है। नेक्स्ट इज फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1956 एंड मीट एंड फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, ये दो एक्ट की बदौलत ये रेगुलेट किया जाता है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है ना वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो इसी वजह से ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कंपनीज, ठीक है, कमिटीज एपीएमसी जो होते हैं इसके द्वारा ये इस एक्ट के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात है, बी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी ये हमारे ई नैम की वजह से न्यूज में है, ये जो एपीएमसी है वो, तो याद रखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए 100 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बहुत ही, हमारा एक्वेटिक एनिमल कौन सा ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, नेक्स्ट इज ऑलिव रिडेड टर्टल, या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन, या फिर घड़ियाल। तो सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, ये है गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, हमारे ईयर बुक के इनिशियल चैप्टर जो है इसी में इसके बारे में जिक्र जो है वो कर दिया गया है। और ये जो है ना हमारा रिवर डॉल्फिन, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी इन इंडिया एंड देयरफॉर हैज बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, ये बात भी याद रखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर शेड्यूल 1। ठीक है, बाकी भी इसको लोकली सुसु या फिर इस नाम से भी जाना जाता है, और क्यों, क्योंकि ये ऐसी नॉइज कर रहा है सुसु ऐसे। ठीक है, तो ये और हमारे यहाँ पे नेपाल भूटान इस रीजन में भी ये पाया जाता है। ठीक है, कुछ बाकी इन्फॉर्मेशन देख ली इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच। ये सीरीज जो है वो अभी 2015 का पेपर जो है वो खत्म हो गया है, अभी कल दैट इज संडे को 2016 का पेपर सॉल्व कीजिए, सो दैट हम मंडे से 2016 जो है हमारा उसका रिविजन मतलब उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।